बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि ईरान ने बड़ी कमाल महारत के साथ भारत को कैसे साइडलाइन कर दिया है और रशिया, चाइना और ईरान आने वाले दिनों के अंदर कौन सा नया खेल शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ खबरें नाजरीन ये भी सामने आ रही है कि तुर्की और सऊदी अरब ने बलूचिस्तान से मुतालिक एक अहम ऐलान भी किया है। इन तमाम चीजों पर आज की इस व्लॉग में हम तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे पुराने नाजरीन हैं तो आपको जरूर याद होगा कि रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल भारत का इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा किया था और हमने इस पर 3 एपिसोड्स यानी 3 वीडियोस बनाए थी। इन वीडियोस में हमने बताया था कि सबसे पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन क्या पैगाम लेकर भारत में आए थे, नरेंद्र मोदी के पास कौन से एमओयूज थे, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए थे, भारत क्या चाहता था, रशिया क्या चाहता था और फिर इस दौरे के इस खिते के अंदर और खुसूसन पाकिस्तान के अंदर क्या असरात मुरतब किए जाने थे। नाजरीन, अगर रशिया की तरफ से जो पैगाम लेकर आए थे व्लादिमीर पुतिन जो भारत आए थे, अगर भारत उसे कबूल कर लेता है तो इन तमाम चीजों को हमने कवर किया था। इस विजिट के अंदर जो सबसे अहम और बुनियादी चीज थी वो ये थी कि जाहिर है कि व्लादिमीर पुतिन जो पैगाम लेकर आए थे नरेंद्र मोदी के पास वो ये था कि RIC को एक्टिवेट करना है, यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना ब्लॉक जो माजी में कभी हुआ करता था इसको एक्टिवेट करना है। आप जो दोस्त नहीं जानते कि IRC का तारीखी पस मंजर क्या है, पहले मैं उनके सामने इन सब की डिटेल रखता हूं, फिर इसके बाद भारत की तरफ से क्या जवाब दिया गया और अब भारत कौन कौन रिप्लेस कर रहा है। नाज़रीन, ये तमाम चीजें आज की इस व्लॉग में बड़ी अहमियत के हामिल होने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक आपने जरूर रहना है। नाज़रीन, सबसे पहले ये देखिए कि इसका तारीखी पस मंजर क्या है RIC का। RIC नाज़रीन का तस्वुर 1998 में रूसी वज़ीर खारिजा युगनी परमाकोफ ने पेश किया था। इसका बुनियादी मकसद एक ऐसे एशियाई मसलस बनाना था जो अमेरिका की एक कुतबी यानी यूनिपोलर बालादस्ती को चैलेंज कर सके और दुनिया को कसीर यानी मल्टीपोलर निजाम की तरफ ले जा सके। इसका इब्तिदाई सतह का नजरिया यह था नाज़रीन कि यह इत्तेहाद कोई फौजी माहिदा नहीं होगा और ना था यह बल्कि एक सिफारती डाल थी ताकि ग्लोबल साउथ के ममालिक अपनी तरक्की की राह खुद मुतयन कर सके। और इसके अंदर भारत का जो मरकजी किरदार था वो क्या था। इस वक्त भारत अपने तजुर्बाती खुद मुख्तारी के लिए उस टाइम बहुत मशहूर था, यानी अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सिक्योरिटी, हमने किस किस के साथ इत्तेहाद करना है, किस किस के साथ हमने इत्तेहाद नहीं करना है, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जाना है, सोवियत यूनियन के साथ उसका इत्तेहाद करना है, क्या पोजीशन लेनी है, या भारत खुद आजादाना तौर पर फैसले लिया करता था, किसी के दबाव में नहीं आया करता था। इसका जो इब्तिदाई नजरिया था वो भारत को इसलिए इसके अंदर शामिल भी किया गया था। अब इसके अंदर नाज़रीन ये देखिए कि इससे भारत जो था उसको भी बहुत ज्यादा आप ये कह के ख्वाहिश थी। भारत ये चाहता था कि रशिया एक ताकतवर दिफाई ताकत बन जाए और चाइना को ये देखना चाहता था कि चाइना आने वाले दिनों के अंदर एक भरपूर किस्म की मजबूत किस्म की माशी ताकत बन जाए। ये भारत इस वक्त इन दोनों ममालिक के हवाले से ये नरम गोशा रखा करता था, या आप यूं कह सकते हैं कि ख्वाहिश रखा करता था। फिर इसके बाद नाज़रीन हुआ क्या, अब तजज़ियाकार कुछ ये बताते हैं कि मोदी दौर हुकूमत ने भारत को एक बहुत बड़ा स्टांस ले लिया है अपनी खारिजा पॉलिसी में और नरेंद्र मोदी जाहिर है एक अरसे से भारत के अंदर हुकूमत करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ माहिरीन के मुताबिक जैसे कि इंडिया के अपने अंदर जो डिफेंस एनालिस्ट है परवीन सानी जैसे दीगर शख्सियात भी वो ये कहते हैं कि 80 के डिग्री का टर्न लिया है भारत ने, भारत की खारिजा पॉलिसी ने। और इसमें हुआ ये है कि भारत जो किसी जमाने में RIC जैसे ब्लॉक का हिस्सा हुआ करता था और उसकी वजह यह थी कि भारत अपने फैसले खुद किया करता था, अब वो हल्के से जरा सा प्रेशर आने के बाद, अमेरिकी पाबंदियों के बाद अब अपने फैसले जो है वो तब्दील कर लेता है। नाज़रीन, मिसाल के तौर पर चाबहार की मिसाल दी जाती है कि अमेरिका की तरफ से जैसी पाबंदियों का ऐलान किया गया कि ईरान के साथ जो मजीद ममालिक तिजारत करेंगे हम उनके ऊपर मजीद टैरिफ आयद करेंगे, भारत फौरी तौर पर चाबहार से निकल जाता है। रशिया के हवाले से आयल लेने के हवाले से भी ये बातचीत एक लंबे अरसे तक भारत ने टैरिफ को बर्दाश्त भी किया, जो कि
रशिया के साथ टेरिफ के लगने के बाद भी तिजारत करता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको लो प्रोफाइल किया गया और अब तो वैसा जो मामला है वो होता हुआ आपको नजर नहीं आता। इसके अलावा और भी बहुत से चीजें हैं भारत के हवाले से नाज़रीन, लेकिन इसके अलावा भारत ने एक ऐसे इत्तेहाद भी ज्वाइन किए जो खुद ये पैगाम दे रहे थे चाइना को भी और रशिया को भी। मिसाल के तौर पर गलवान वादी का वाक़या आपको पता है नाज़रीन कि इसमें भारत और चाइना को जिस तरह से इख्तिलाफात हुए, तनाज़ात हुए सरहदी मामलात के ऊपर, लद्दाख वाले मामलात के ऊपर, तो भारत जो है वो चीन को लेकर एक दिफाई पोजीशन में भी जाता हुआ नजर आया। फिर भारत को यह भी कहा गया कि हम आपको इस खित्ते का एक थानेदार भी बना देते हैं। फिर क्वाड जैसा जो इत्तेहाद है वो भी भारत ने नरेंद्र मोदी की क़ियादत में उनको ज्वाइन भी किया और ये खुद यानी नरेंद्र मोदी बराह रास्त पैगाम दे रहे थे रशिया को भी और चाइना को भी। तो सूरत-ए-हाल जाहिर है नाज़रीन अक्सर तब्दील होनी थी और वो फिर भी और इसके बहुत वजूहात और मकासद आपको पता है कि आईटी का जो सेक्टर है इंडिया का एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैला हुआ और उसका ज्यादातर जो दारोमदार है या बिजनेस है वो अमेरिका के अंदर है। तो लिहाजा जब अमेरिका की तरफ से प्रेशर आता है या टेरिफ आयद किए जाते हैं या फिर इंडियन कारोबारी लोगों को तंग किया जाता है तो इंडिया की जो दीगर जो मईशत है ओवरऑल जो मईशत है जाहिर है उसको एक शदीद किस्म का दचका लगता है और इसकी वजह से भारत न चाहते हुए भी इससे कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ता है या फिर कंप्रोमाइज होना पड़ता है। नाज़रीन अब इन तमाम चीजों को देखने के बाद जो खुद भारत के अंदर जो दिफाई तज्जियाकार है वो ये कह रहे कि अब IRC यानी कि रशिया इंडिया चाइना जो ये ब्लॉक था अब इस आई की जगह जो पहले इंडिया हुआ करता था इस आई की जगह ईरान ने ली है। यानी कि रशिया ईरान चाइना अब आने वाले दिनों में नाज़रीन ये इस ब्लॉक के अंदर आपको मजबूती सामने नजर आएगी क्योंकि इसकी वजह यह है कि रशिया और चाइना एक ऐसा मजबूत किस्म का इत्तेहादी चाहते थे जिसके पास वसाइल तो हो जाहिर है जिसका एक मुल्की निजाम स्टेबल भी हो लेकिन उसके साथ साथ वो मगरबी और अमेरिकी पाबंदियों का सामना भी कर सके। ऐसा ना हो कि हल्का सा दबाव आए और अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करे जैसा कि भारत में हमने देखा है और भारत के खुद हमने तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि आपने अमेरिका की दबाव में आकर आप चाबहार से निकल गए हैं जो कि आपके लिए तजुर्बाती तौर पर इंतहाई अहमियत के हामिल ये बंदरगाह थी और आपने फिर इजराइल का दौरा करके या नरेंद्र मोदी ने फिर इजराइल का दौरा करके और इसके पूरी बात जो माशी सूरत हाल बनी इसके बाद जो भारत और ईरान के ताल्लुकात थे उसके अंदर काफी हद तक कशीदगी आ गई या फिर बहुत सी जगहों के ऊपर जहां पर भारत की तरफ से रस्मी तौर पर सफारती सतह के ऊपर बयान जारी किए जाने थे वो नहीं किए गए या फिर एक ही मौकफ नहीं अपनाया गया जिसकी वजह से भारत और ईरान के जो ताल्लुकात थे वो अब सदमहुरी का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो नाजरीन रशिया और चाइना की मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर बिलखुसूस इस जंग के अंदर एक मजबूत जो पार्टनर मिला है वो ईरान की शक्ल में मिला है और आने वाले दिनों के अंदर तज्जियाकार और माहिरीन ये कह रहे कि आप ये देखेंगे कि रशिया और चाइना ईरान को इस ब्लॉक के अंदर शामिल किया जा सकता है यानी कि रशिया ईरान और चीन और ईरान के पास आपको पता है नाज़रीन कि वाफिर मिकदार में एनर्जी के वसाइल भी है, गैस बड़ी तादाद के अंदर है, ऑयल बड़ी तादाद के अंदर है और चाइना जो है वो तो खरीदार भी है ईरानी तेल का। और इसी तरह इस खित्ते के अंदर अगर आप बात करते हैं राहदारियों के हवाले से भी बात करते हैं तो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है रशिया का जो एक आइडिया है इसके लिए ईरान की जो बंदरगाह है बंदरगाहों की जो बात की जाती है चाबहार की बात की जाती है ये रशिया के लिए बड़ी अहमियत का हामिल हो जाती है। और चाइना और ईरान और रशिया को देखे नाज़रीन तो पूरी आप ये कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का खिता हो या फिर यहाँ वाला साउथ एशिया का खिता हो या फिर आप यूरोप वाली साइड पे देखते हैं दूसरी साइड के ऊपर रशिया भी है तो एक पूरा ये ब्लॉक कैसा मजबूत होकर आपको नई राहदारियों का भी बनाता हुआ नजर आएगा। नाज़रीन सबको सिक्योर करता हुआ ये भी ब्लॉक नजर आता है और अमेरिकी और मगरबी दबाव के अंदर भी ये ब्लॉक ये तीनों ममालिक जो है वो नहीं आते हैं। इसलिए नाज़रीन माहिरीन ये कह रहे कि आने वाले दिनों के अंदर आप ये देखेंगे कि रशिया ईरान और चाइना एक मजबूत ब्लॉक बनकर रस्मी तौर पर उभरेगा। अभी जो कुछ भी होगा पसे पर्दा होगा लेकिन आने वाले दिनों में नाज़रीन उसके अंदर फ्रंट लाइन के ऊपर ये चीजें भी सामने आ सकती है और इसके अंदर जैसे कि हमने देखा कि हर मुमकिन कोशिश की गई रशिया की तरफ से भी और किसी हद तक चाइना की तरफ से भी और जो आप ये कह सकते हैं कि बहरी जो मशकें हुई है जिसके अंदर रशिया ने ईरान चीन ने शिरकत भी की इसके अंदर भारत को भी शिरकत की दावत दी जाती रही लेकिन भारत ने जो इन मशकों के अंदर शिरकत
اس نے نہیں کی, اور وہ بالکل آپ اس کو کہی کہ بالکل سائڈ پر آپ کو بھارت کھڑا ہوا نظر آیا, اور یہ بیسیکلی وہ پیغامات جو رشیا اور چائنا کو دیے جا رہے تھے. لہٰذا اب ایک نئے اتحاد کی باتیں کی جا رہی, نئی اہمیت کی حامل اتحاد کی باتیں کی جا رہی, اور نہ صرف یہ وسائل کے حوالے سے ہے, نہ یہ صرف رہداریوں کے حوالے سے ہے, نہ صرف یہ کہ امریکہ مغربی دباؤ کے اندر نہیں آئیں گے, بلکہ اب اس کے اندر سب سے بڑی جو بات ہے وہ معاشی طور پر اپنی جو مقامی کرنسی کے اندر بھی اگر یہ تینوں ممالک لین دین کرتے تو اس سے ظاہر ہے کہ ڈالر کی جو اجارہ داری کو ایک شدید قسم کا جھٹکا بھی پہنچ سکتا ہے, اور اس کے اندر یہ کیپیسٹی بھی ہے, اور یہ تینوں ممالک آپس میں جو لین دین ہے وہ مقامی کرنسی کے اندر کرتے بھی نظر ابھی تقریباً آ رہے, جبکہ اس کے مقابلے میں اگر بھارت ہوگا تو ظاہر ہے وہ ذرا سا ہچکچائے گا ضرور کہ امریکہ پابندیاں کہیں انڈیا کے اوپر نہ لگ جائے. تو اس لیے ناظرین ماہرین یہ بار بار کہہ رہے کہ رشیا, ایران اور چائنا آنے والے دنوں کے اندر یہ بلاک مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور ماضی کے اندر کبھی اگر اس میں بھارت تھا تو اب وہ بھارت نہیں رہا, انڈیا نہیں رہا, اب اس کی جگہ ایران نے آخرکار لی ہے. ایک تو یہ خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی ناظرین, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی. تو آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ پاکستان کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے پیسے واپس کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس کی کچھ ڈیٹیلز آ رہی ہے. سعودی عرب اور ترکی کی بھی کیا خبر سامنے آ رہی ہے, اس سے متعلق جو کچھ ذرائع بتا رہے وہ یہ کہ 17 اپریل کو $1 ارب جو دسمبر 2018 میں پاکستان نے لیے تھے وہ واپس کیے جا رہے ہیں متحدہ عرب امارات کو, اور 23 اپریل کو $5 ارب واپس کیے جائیں گے. $1 ارب جولائی 2013 میں جو لیے گئے تھے, اور $45 کروڑ 1997 میں لیے گئے تھے. اپریل میں تمام قرض واپس کیے جا رہے, اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ تمام قرض کی کلیئرنس ہو رہی. یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ کچھ ذرائع کے حوالے سے بھی رپورٹ آ رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین باتیں یہ بھی کی جا رہی کہ کچھ اوپن انٹرسٹ سورس اکاؤنٹ کے اندر خبریں گردش کرے کہ سعودی عرب کی ایک اعتماد دلانے کے بعد جو ہے یہ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ متحدہ عرب امارات کی جو پیسے ہیں وہ دیے جائے, اور اس کا جو بیک اپ ہے وہ اگر فل کرے گا تو وہ سعودی عرب کو لے گا. اور کچھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی کہ ترکی اور سعودی عرب دونوں اس بات کی خواہشمند نظر آ رہے کہ وہ بلوچستان کے اندر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں, اور اس جگہ کے اندر سی پیک کی جو ویلیو ہے وہ بھی ابھر کر سامنے آئے گا. اور سعودی عرب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ $25 ارب کے قریب انویسٹمنٹ گوادر کے واسطے گوادر پورٹ میں کر سکتا ہے, اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی آپس میں لگتی بھی نہیں ہے. تو ایک بہترین طریقہ یہ ہے ناظرین کہ سعودی عرب متحدہ امارات کو اس طرح بھی کاؤنٹر کر سکتا ہے کہ اگر وہ گوادر پورٹ کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے, اس کو مزید جدید بناتا ہے, تو ظاہر ہے تو پھر متحدہ عرب امارات کے لیے کچھ اچھا پیغام نہیں ہوگا. لیکن ابھی تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعوے ہیں, باتیں کی جا رہی, اس کے اندر حتمی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ناظرین ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف دور کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ محمد بن سلمان نے دورہ پاکستان کیا تھا, انہوں نے بلوچستان کے اندر ریفائنری لگانے کی بات کی تھی, لیکن ہوا کچھ نہیں. اس کے بعد موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر بھی کچھ اعلانات ہوئے سعودی عرب کی طرف سے, کچھ نہیں ہوا. پھر ڈیفنس پیکٹ جو ہم نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا وہ بھی اسی کنڈیشن کے اوپر ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. سعودی عرب پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا اور پاکستان جو ہے ان کو تحفظ فراہم کرے گا, لیکن ابھی تک کچھ عملی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ناظرین جو معاملہ ہوتا ہے وہ قرض کے بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. تیل کا خرید پاکستان اپنے پیسوں پر کر ہی لیتا ہے, لیکن عملی طور پر سعودی عرب کی جو سرمایہ کاری ہے وہ ابھی تک نہیں دیکھی گئی ہے. البتہ بھارت کے اندر ہم نے دیکھے ہیں وہاں پر آپ کو بڑے پیمانے کے اوپر سعودی عرب کے بھی اور متحدہ امارات یعنی یو اے ای کے بھی سرمایہ کاری آپ کو نظر آتی ہے. تو ترکی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا خواہش مند ہے, لیکن ابھی تو خواہش مند ہے. عملاً ترکی کا انویسٹمنٹ کب ہوگا, کیسا ہوگا, کس طرح سے ہوگا, امپلیمنٹ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا, جو بلوچستان کی صورتحال ہے, یہ تمام چیزیں آنے والے وقتوں کے اندر مزید واضح بھی ہو جائیں گے. ناظرین یہ تمام تر وہ چیزیں وہ اپڈیٹس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہے. آپ اس سے جڑا ہوا آپ کا جو کوئی بھی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجئے گا. ویڈیو کو لائک کرے, ویڈیو کو شیئر کرے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے, اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.